लोग देखते हैं अध्याय 1 गणित का कक्षा 10 का प्रथम अध्याय वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं समझने से पहले हमें समझना है संख्या। संख्या तो हम लोग इजी गोइंग जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारी संख्याएं हैं। संख्या को अगर हम विभाजित करें तो हम पाते हैं कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या के बारे में 11वीं कक्षा में का विषय वस्तु है। अभी हम लोग वास्तविक संख्या पर काम करेंगे। वास्तविक संख्या को भी अगर देखा जाए दो भागों में बांटा जा सकता है। एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के अंतर्गत जो संख्या आती है वो ऐसी संख्या होती है जिसको हम लोग गिनती कर सकते हैं, गिन सकते हैं, गणना कर सकते हैं। परिमेय संख्या के अंतर्गत गणना करने वाली संख्या आती है जिसे कहा जाता है कि इसे हम p/q के रूप में अगर लिखें। हाँ, ये शर्त है कि q 0 नहीं होगा, q इज नॉट इक्वल टू 0। इसके समझना है कि परिमेय संख्या जब होती है तो वो भिन्न के रूप में होती है। जैसे 5/6 ये p/q के रूप में आ गया। ये q, ये जो 6 है ये 0 नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि 5/0 नहीं होगा, क्योंकि 5 को अगर 0 से भाग दें तो ये अनंत संख्याएं बन जाती है और जिसे हम लोग गणना नहीं कर सकते हैं 0 से विभाजित का। इसलिए ये संख्याएं नहीं हुई। बाकी जो भी संख्याएं हैं वो परिमेय संख्या है। अगर मान लीजिए 6 है, 5 है, तो 5 का बट्टा 1 तो दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? 5 का नीचे अंश हर में हम 1 दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से विभाजित करने पर संख्या मूल संख्या ही रह जाती है। 5 को 1 से विभाजित करेंगे तो 5 ही होगा, 6 को 1 से विभाजित करेंगे तो 6 ही होगा। तो कोई भी संख्या अगर लिखते हैं हम लोग 1 2 3 5 12 एवं प्रकार कोई भी संख्या अगर लिखते हैं, -2 -4 -5 कुछ भी लिखते हैं, तो इसे हम भिन्न के रूप में तो लिख सकते हैं ना। यानी अगर ये 5 लिखे तो 5 को बट्टा 1 लिखा जा सकता है। 0 तो नहीं लिखना है, लेकिन 1 तो अपने आप लिखा जा सकता है। इसलिए 5 को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, 1 को परिमेय संख्या कह सकते हैं। समझ में आ रही है बात? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे अब उसको हम लोग देखते हैं इस रूप से। जैसे अपरिमेय संख्या को हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए 22 ये पाई क्या है, पाई को कहते हैं अपरिमेय संख्या। इसे याद रखना आप, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। पाई अपरिमेय संख्या है। अब ये कैसे है ये समझना है ना। पाई का मान होता है 22/7। अब 22/7 को जब आप भाग दोगे ना, यदि 22/7 में यानी 22 में 7 से अगर भाग देंगे तो 7 या 21, 1 बचा। अब 1 बचा, फिर यहाँ दशमलव डालेंगे तो यहाँ 0 आएगा। अब 7 1 7, फिर क्या आ गया
3, अब फिर एक 0 आएगा, 7 चौका 28, 7 चौका 28, कितना आ गया 2, अब 2 आया, 2 पे फिर एक 0 आएगा, तो 7 दूना 14, फिर 6 आ गया। अब इस 6 को 6 में फिर दशमलव डालते हैं, एक 0 आ जाता है, दशमलव बदला फिर एक 0 आ जाता है, तो 6 सत्ते 42, 6 नमा 54, 7 से ना 7 सत्ते 7 अट्ठे 56 यानी 4, फिर अब डालो तो फिर 0 आएगा, 7 चौका 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, फिर 5 पे फिर 0 आएगा, 5 सत्ते 5 से 5 अट्ठे 40, 5 नमा 45, 5 नमा 45, सॉरी 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 और 4 5 आ गया, ये 50 और 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, फिर एक आया। देखिए यहाँ एक आया था, फिर घूम करके एक आ गया। अब ये जो एक आया, तो ये जो फिर जब चलाएं आगे बढ़ाएंगे तो फिर ये यहीं से रिपीट होता चला जाएगा। अगर रिपीट होगा तो फिर एक आएगा, माने कभी ये खत्म होने वाला नहीं है। तो आप समझिए, जो खत्म नहीं होने वाला है उसे हम परिमेय कैसे कहेंगे? उसे तो माफ ही नहीं सकते हैं। परिमेय का मतलब समझ, मेजरेबल, माने जिसे हम लोग माप सकते हैं, जिसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, वही होगा परिमेय। परिमेय मतलब जिसे हम लोग माने माप सकते हैं, ये समझें। परिमेय मतलब जिसे हम लोग माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अपरिमेय जिसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। देखिए अब इसका वैल्यू हम निकाल पा रहे हैं क्या? अब यहाँ से शुरू हो गया, फिर से चलेगा 1 4 2 8 5 7, फिर चलेगा 1 4 2 5 8 7, एक चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, तो मेजरेबल नहीं है। तो जो मेजरेबल नहीं है वही ना अपरिमेय संख्या हो गया। इसीलिए पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसे तो अगर यदि फिर कोई कहे कि 22/7 यानी पाई अपरिमेय संख्या क्यों है, तो इसलिए अपरिमेय संख्या है कि 22/7 का जो वैल्यू आता है वह क्या आता है? तो अशांत आता है ना। ये शांत नहीं, इसका वैल्यू जो होता है वो शांत नहीं होता, यानी बढ़ता ही रहता है, चलता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। जिसकी वैल्यू खत्म, माने 2 3 4 5 अंकों के बाद अगर खत्म हो जाता है, भागफल पूर्णतः अगर विभाजित हो जा रहा है, तो वो शांत होता है। तो शांत जिसका वैल्यू होगा वो वास्तविक संख्या में आ जाएगा, और जिसका वैल्यू शांत नहीं होगा, अशांत रहेगा, वो अपरिमेय संख्या में जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो ये आप अपरिमेय संख्या इसको लिख सकते हैं ऐसे हम, अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है? भागफल अशांत होता है, अशांत होता है। तो 2 पॉइंट आप याद रखना, एक परिमेय संख्या पाई परिमेय संख्या है, और दूसरा ये बता दे कि अपरिमेय संख्या का भागफल अशांत होता है। तो सवाल यहाँ आ सकता है कि पाई अपरिमेय संख्या क्यों है? तो ये पाई का मान 22/7 है, और जिसमें 22 को 7 से भाग देने पर उसका भागफल जो आता है वो अशांत रूप में आता है, और अशांत रूप में आता है ना। इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का भागफल एक अशांत होता है। अब देखिए अशांत के रूप में और कौन कौन संख्या आ सकती है। जैसे मान लीजिए √2, √3, √4, इन सब की चर्चा हम लोग करते हैं। √5,
तो √2 का भी अगर वर्गमूल निकालते हो आप, इसे भी जब निकालोगे तो आप देखोगे कि इसका भी वैल्यू और शांत हो जाता है ना। √2 का भी वर्गमूल निकालते हैं तो ये भी, तो वर्ग के रूप में अगर देखते हैं तो ये 4 है। 4 को √4 जो है, इस 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से √2 का पावर 2 इस तरह से करते हैं तो ये 2 से कट जाता है। सॉरी इसको ऐसे समझते हैं, √2 का पावर अगर हम 2 ले लेते हैं तो ये रूट स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, इसलिए इसका वैल्यू 2 आ जाता है, यानी √4 का वैल्यू 2 है। इस तरह से अगर देखें √16 का वैल्यू 4 है, √9 का वैल्यू 3 है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि √4 जो है सो अपरिमेय संख्या नहीं है, यह क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सा हो सकता है जिसका वैल्यू हम लोग एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं, है ना, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या में √2 आएगा, √3 आएगा, √5 आएगा, फिर √6 आ जाएगा, फिर √7 आ जाएगा, है ना। अब ये √6 भी आएगा, क्योंकि √6 जो है वह √2 और √3 ऐसे लिख सकते हैं, यानी √2 और गुना √3 भी लिख सकते हैं। तो चूंकि √2 देखिए √2 अपरिमेय संख्या है, √3 भी असंख्या है, ये दोनों √6 भी अपरिमेय संख्या हो जाती है, ठीक है। अच्छा √8 भी देखते हैं, √8 को देखते हैं, 8 को भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी अगर इसको हम तोड़ें तो 2 का स्क्वायर और गुना 2 रूट में लिखें तो ये रूट से ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2√2। तो 2√2, अब √2 चूंकि यहाँ देख लीजिए √2 चूंकि क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह भी एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो ये सारा तथ्य को आपके ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ध्यान रखना है कि कौन कौन से √2, √3, √5, √6, √7, √11 जो मतलब विभाजित नहीं हो सकते हैं वो सारे क्या हैं, तो अपरिमेय संख्या है ना। अपरिमेय संख्या, इसकी चर्चा 9th क्लास में भी हुई है। यहाँ भी चूंकि हमें इसकी आवश्यकता होगी, इसलिए इन तथ्यों को जानना अति आवश्यक है और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी ये तथ्य महत्वपूर्ण है, इसलिए इससे हमें सीखना आवश्यक है। तो हमें 2 चीज सीखा, पाई जो है सो अपरिमेय संख्या है, √3, √2, √3, √5, √6, √7 अपरिमेय संख्या है। और भी कई तरह की अपरिमेय संख्या की गणना रूट में जैसे दे दी जाती है तो करने के लिए आप करते हैं और देखते हैं, जब ये वर्ग करने पर अगर किसी का वर्गमूल नहीं निकल पाता है तो वर्ग के रूप में ही रह जाता है, वर्गमूल के रूप में ही रह जाता है, तो वो अपरिमेय संख्या में आती है। क्लियर है। अब एक जो तथ्य और हम बता रहे थे कि अपरिमेय संख्या का भागफल जो होता है वो क्या होता है, अशांत। ये 3 बातें जो है सो आपको इसमें याद रखनी चाहिए, आप याद रखेंगे। अच्छा, अब हम लोग फिर से टर्न अप होते हैं परिमेय संख्या में। हमने बताया था कि परिमेय संख्या वैसी संख्या मतलब है जिसकी हम लोग गणना कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो मेजर करने का जो शर्त है यहाँ इस रूप में हम लोग देखे थे कि यह जो परिमेय संख्या होगी वह p/q के रूप में ही होगी। p/q का मतलब होगा एक अंश होगा और उसका एक हर होगा। तो कोई भी संख्या अगर भिन्नात्मक संख्या है वो परिमेय संख्या होती है। खाली ध्यान ये रखना है कि इसमें निकाय संख्या जो नीचे की जो हर है वह जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, वह 0 नहीं होना चाहिए। अब परिमेय संख्या के अंतर्गत जो भी संख्याएं आती है उन संख्याओं की चर्चा करते हैं। हालांकि इसकी चर्चा पूर्व कक्षाओं में भी हो चुकी है, यहाँ भी हम लोग करते हैं। जैसे देखिए हम लोग प्राकृतिक संख्या की चर्चा करते हैं। प्राकृतिक संख्या सीधे तौर पे हम लोग कह लेते हैं कि यह गिनती की संख्या होती है, कहते हैं गिनती की संख्या। चल आप किसी चीज को गिनते हो,
कोई पेन दे दिया 10 ठो, कोई फूल है या कोई गोली है, ये कोई वस्तु है, उसको गिनना है, गिनती करना है, तो आप कैसे गिनती करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस रूप में गिनते चले जाते हैं। तो ये जो है गिनती की संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, और ये भी ध्यान रखना है कि इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। ये आप नहीं भूलेंगे, प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं। n से क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि n4 होता है नेचुरल नंबर। n4 नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को गिनती संख्या कहते हैं, इसे n से हम लोग डिनोट करते हैं। अब देखते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। देखिए, संख्या की पूर्णता, पहले इसको देख लें। पूर्ण संख्या कहने का मतलब है कि संख्या की पूर्णता कब होती है। जैसे हमने यहाँ 9 बनाया और फिर इसके बाद अगर 10 लिखा, तो 10 में इस 0 का तो महत्व है ना। इस 0 के बिना संख्या की आकलन तो करना मुश्किल है। तो संख्या को पूर्णता कौन देती है? तो 0। तो अगर गिनती की संख्या में 0 को भी शामिल कर लिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। गिनती की जो संख्या है उसमें अगर 0 के शामिल कर लें, यानी हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? गिनती की संख्या इसमें शामिल कौन सी किया? तो 0। क्या बढ़ गया इसमें? 0 बढ़ गया। तो इसको हम अगर शुरुआत करें तो हम यहां से लिखेंगे क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हम बढ़ाते जाएंगे। यानी 0 को हमने शामिल कर लिया तो हो गया पूर्ण संख्या। अब कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि 2 क्या है? पूर्ण संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है? भैया 2 तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है। और 0 के अलावा जितनी भी संख्या है सारे प्राकृतिक संख्या है। 0 भी शामिल हो गया तो पूर्ण संख्या हो गई। तो इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी संख्या लेते हैं, वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या भी हैं और पूर्ण संख्याएं भी हैं। केवल और केवल ये 0 जो है यह पूर्ण संख्या है, न कि प्राकृतिक संख्या है। क्लियर है? इसको लिखें क्या? 0 पूर्ण संख्या है, न कि प्राकृतिक संख्या। 0 पूर्ण संख्या है, न कि प्राकृतिक संख्या। ये आप ध्यान रखोगे। चलिए, प्राकृतिक संख्या चर्चा किया हमने, पूर्ण की संख्या की चर्चा किया। पूर्ण संख्या को जो डिनोट किया जाता है वह Z से किया जाता है, और पूर्ण संख्या का इंग्लिश होता है होल नंबर। इसलिए W से भी इसे हम लोग सूचित करते हैं, होल नंबर। पूर्ण संख्या होल नंबर WHOL, होल नंबर। तो चूंकि W से आता है इसलिए इसको इंग्लिश में W से भी हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, W और Z से सूचित करते हैं हम लोग पूर्ण संख्या को। अब आते हैं पूर्णांक संख्याएं। अब हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या है, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पूर्णांक संख्याएं जो होती है वह इन संख्याओं का धनात्मक मान और ऋणात्मक मान दोनों ले लें तो वो पूर्णांक संख्या हो जाती है। धनात्मक और ऋणात्मक कहने का मतलब ये प्लस चिन्ह के साथ आ गया तो माइनस चिन्ह वाला आएगा। जैसे मान लीजिए -5 -6 -4 -3 -2 -1 0 और 1 2 3 4 5
ये सारे क्या हैं? तो ये सारे पूर्णांक संख्या हैं। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है कि पूरा पूरा अंक। पूर्णांक संख्या को हम समझेंगे कि पूरा पूरा अंक। हम जो भी गणितीय क्रियाकलाप करते हैं उसमें जो भी संख्याएं हमें दी हुई है, जो प्राकृतिक संख्याएं थी उसमें हमने जीरो को शामिल कर लिया। अब इसके धनात्मक और ऋणात्मक मान का भी प्रयोग किया जाता है गणना में। इसीलिए पूरा पूरा जो अंक है हमारे पास में, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, वो संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। क्लियर है? पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी शामिल होता है। देखिए, रटने के दृष्टिकोण से नहीं, समझने के दृष्टिकोण से बताया जा रहा है। आप समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ 1 2 3 4 लिखा प्राकृतिक संख्या, जीरो शामिल कर दिया तो हो गया पूर्ण संख्या। अब इसमें प्लस और माइनस चिन्ह वाला डाल देते हैं तो हो जाता है पूर्णांक संख्या। क्लियर है? प्लस और माइनस चिन्ह को अगर डाल देते हैं तो ये हो जाता है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जो होती है वह क्या होता है? तो पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या का धनात्मक और ऋणात्मक रूप। पूर्ण संख्या को में धनात्मक और ऋणात्मक रूप को अगर शामिल कर दिया जाए, धनात्मक संख्या कह सकते हैं, शामिल कर दिया जाता है तो कहते हैं यह पूर्णांक संख्या है ना। अच्छा, जीरो भी शामिल होता है इसमें, तो शून्य भी शामिल होता है। ये तथ्य को विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? अब देखिए, दशमलव वाला संख्या जो है वो क्या पूर्णांक संख्या होगा? नहीं होगा। दशमलव वाला संख्या जो है वह पूर्णांक संख्या नहीं होगा। जैसे 3.4 ये पूर्णांक संख्या है क्या? पूर्णांक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? पूर्णांक संख्या क्यों नहीं है? तो पूर्णांक संख्या इसलिए नहीं है कि यह जो है वो इस रूप में, जो भी रूप दिया गया है इस रूप में नहीं आता है। ठीक है? इसलिए इसको पूर्णांक संख्या हम लोग नहीं कहते हैं। पूर्णांक संख्या 3 और 4 को पूर्णांक संख्या नहीं कहते, यानी दशमलव वाले संख्या को पूर्णांक संख्या हम लोग नहीं कहते। ठीक? परमेय संख्या में परमेय संख्या जो है, परमेय संख्या में भी जो है वह हम बता रहे थे कि p/q के रूप में। अब जितने भी यहाँ पर संख्याएं लिखी गई है, अब इस सारे को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कम से कम अगर नीचे में कुछ नहीं है तो हम 1 तो डाल सकते हैं ना। अगर 1 डाल देते हैं तो परमेय संख्या बन जाएगा, चाहे वह मेरा 5 -5 हो, 4 हो, -3 हो, -2 हो, 1 हो, 2, कोई भी संख्या अगर ले लें उसके नीचे में तो 1 डाल सकते हैं तो p/q के रूप में हो गया। नीचे में 1 इसलिए डाल सकते हैं, हर इसलिए 1 डाल सकते हैं कि हमको q = 0 केवल नहीं होना है ना, तो नीचे में शून्य नहीं रहना चाहिए, लेकिन 1 तो रखा जा सकता है। तो किसी भी संख्या का नीचे में अगर 1 होता है, जैसे 5 के नीचे में 1 रहा तो इसका वैल्यू तो 5 ही हुआ ना। तो किसी भी संख्या -4 है, अब -4 के नीचे में हम 1 डाल देते हैं तो इसका वैल्यू -4 ही हो गया। लेकिन अगर किसी संख्या -4 को अगर हम 0 नीचे डालते हैं तो यह गलत हो जाएगा। ये अनगिनत संख्या, अनंत संख्याएं बन जाती है, इसकी गणना नहीं की जा सकती है, इसलिए यह परमेय संख्या नहीं कहलाएगी। लेकिन धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, पूर्णांक संख्या को, जो भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सारी पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्या बन जाएगी, परमेय संख्या बन जाएंगी। ठीक है? तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के रूप को हम लोगों ने यहाँ पर इस रूप में देखा है। अब इन सारी संख्याओं को हम अगर समाकलित करते हैं तो उसे हम किस रूप में देख सकते हैं? आइए एक एग्जाम्पल हम लोग इस रूप में शो करते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या यदि हम लोग लिखते हैं, प्राकृतिक संख्या, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। यह संख्या क्या है? तो 1 2 3 4 यानी गिनती की संख्या जो भी है ये प्राकृतिक संख्या है। और इन प्राकृतिक संख्याओं को अगर एक इस रूप में लिखते हैं और हमें पूर्ण संख्या अब लिखनी है तो पूर्ण संख्या क्या होगा?
पूर्ण संख्या जो होगा वो देखिए, पूर्ण संख्या यदि हम लिखते हैं तो पूर्ण संख्या इसमें क्या होगा कि जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, यानी इतना तो है, इसमें जीरो भी शामिल कर लेते हैं। हो सकता है। कहने का तात्पर्य यहां ये है कि पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर में आती है। माने सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है जिसके अंदर में है, लेकिन प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या से थोड़ा विस्तार है ना, थोड़ा विस्तार रूप में है। समझ में आ रही है कैसे? तो प्राकृतिक संख्या में जीरो जुट गया तो बना पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती हैं, जबकि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है। अब देखिए, अब हम पूर्णांक संख्या यदि लिखते हैं इसमें तो क्या होगा? पूर्णांक संख्या यदि लिखते हैं तो पूर्णांक संख्या क्या होता है? जीरो आता है और प्लस और माइनस दोनों चिन्ह के साथ एक आएगा, प्लस और माइनस दोनों चिन्ह के साथ दो आएगा, फिर प्लस और माइनस दोनों चिन्ह के साथ तीन आएगा, प्लस और माइनस तीनों चिन्ह के साथ चार आएगा। इस तरह से सारे संख्याएं प्लस और माइनस के साथ आते रहेंगे। तो पूर्णांक संख्या अब किसके अंतर्गत में आ गया? अब देखो, अब पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, अब देखिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो धनात्मक 1 2 3 4 5 होगा, धनात्मक वाला होगा। माइनस की चर्चा इसमें नहीं किया गया। तो सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं यहाँ मौजूद हैं, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या भी हो सकती हैं, पूर्ण संख्या भी हो सकती हैं और पूर्णांक संख्या भी हो सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ, ये समझाने का मेरा मतलब यही है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती है और न ही प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है। ठीक। अब देखिए, इसी को यदि हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, इसी को यदि हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, इसको कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसी को भिन्न के रूप में लिखते हैं। मतलब ये हुआ कि 1/1 लिख सकते हैं, 2/2 लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं, 2/4 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या के अंतर आती है। अब यहां भी हम इसको गणना कर सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती है। नहीं होगी। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होगी, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होगी, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होगी। समझ में आ रहा है बात? लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है, पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। चूंकि P/Q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन P/Q के रूप में प्राकृतिक संख्या तो नहीं लिखी जा सकती है, पूर्णांक संख्या तो नहीं लिखी जा सकती है, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। लेकिन अब देखिए, ऐसा P/Q के रूप में लिखा हुआ जो जैसे मान लीजिए 5/1 है, तो ये इसका वैल्यू तो 5 हो गया ना। ये 5 तो प्राकृतिक संख्या बन गया ना, पूर्ण संख्या भी हो गया, पूर्णांक संख्या भी हो गया। तो ये कहा जा रहा है कि सभी प्राकृतिक, अच्छा ये तो हो गया। यदि 5/2 रहे, अब देखिए 5/2 न पूर्णांक संख्या होगा, न पूर्ण संख्या होगा, न प्राकृतिक संख्या होगा। तो कहने का मतलब प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण परिमेय संख्या हो सकती है, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या
प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है। इसको और अच्छे से अगर हम लोग समझते हैं, अगर देखते हैं, तो हम लोग अगर चर्चा करते हैं। चलिए, जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, तो सपोज कीजिए अपना घर है, तो मान लीजिए मेरा घर है। अब मेरा घर कहाँ है? मोहल्ला में है। अच्छा, मोहल्ला कहाँ है? तो गांव में है। ठीक, गांव कहाँ है? तो प्रखंड में, प्रखंड क्षेत्र में, माने प्रखंड क्षेत्र में होगा। प्रखंड कहाँ है? तो अपने जिला के क्षेत्र में होगा। समझ में आ रही है बात? अब देखिए, आपका घर है, आपके घर में मोहल्ला थोड़े है, मोहल्ला में ना आपका घर है। मोहल्ला का सारा घर जो है आपका घर तो नहीं है। आपका घर, मेरा घर कहाँ है? तो मोहल्ला में। मोहल्ला का सारा घर आपका नहीं है। अच्छा, आपका घर कहाँ है? गांव में भी है, लेकिन गांव में जितना घर है वो सारा आपका घर है क्या? नहीं है। इसी तरह से प्रखंड है, जिला है। अब देखिए, जिला में बहुत सारे लोगों का प्रखंड है, बहुत सारा प्रखंड है, बहुत सारा गांव है, बहुत सारा मोहल्ला है। अब उसमें आपका घर है। तो जिला में आपका घर हो सकता है, प्रखंड में आपका घर हो सकता है, गांव में आपका घर हो सकता है, मोहल्ला में आपका घर हो सकता है, लेकिन आपका घर में जिला नहीं हो सकता है, आपके घर में प्रखंड नहीं हो सकता है, आपके घर में गांव नहीं हो सकता है, आपके घर में मोहल्ला नहीं हो सकता है। यही चीज यहाँ समझा रहे हैं कि एक प्राकृतिक संख्याएं परमेय संख्या हो सकती है। यानी परमेय संख्या के अंतर्गत आपका प्राकृतिक संख्या आ सकता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत परमेय संख्या नहीं आ सकता है। जैसे आपके घर में जिला नहीं हो सकता है, इस तरह से प्राकृतिक संख्या में परमेय संख्या नहीं हो सकता है। हाँ, परमेय संख्या में प्राकृतिक संख्या हो सकती है। जिस तरह से जिला में आपका घर है, इस तरह से परमेय संख्या में प्राकृतिक संख्या हो सकती है। क्लियर है कंसेप्ट, है ना? चलिए, इसको हम और आगे थोड़ा सा विस्तृत करते हैं। और परिमेय संख्या जैसे चर्चा कर चुके हैं, -2, √3, √2, √3, √5, √7, ये सारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वास्तविक संख्या। क्योंकि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, एक परमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो परमेय संख्या का ये सारा क्या है? परिवार है। तो हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। संख्याएं तो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के अंतर्गत 2 प्रकार की संख्या आती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परमेय संख्या के अंतर्गत में पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याएं आती है। इसकी आवश्यकता हमें अगली कक्षाओं में विशेष रूप से हो सकती है, इसलिए मुझे इसका रिवीजन जो कि 9th क्लास में भी दिया हुआ है, इसे करना अति आवश्यक समझे, इसलिए इसको कर दिया गया। अब हम लोग आगे देखते हैं वास्तविक संख्याओं की अन्य क्रिया विधि, चैप्टर अध्याय नंबर 1 से एक बार और रिवाइज कर लें हम लोग। संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या की चर्चा हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे अभी समझ में आने वाले नहीं है, हमारे विषय कोर्स का विषय वस्तु नहीं है, इसलिए आगे की कक्षाओं में काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ी जाती है। तो वास्तविक संख्या में 2 प्रकार, परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और परमेय संख्या के अंतर्गत का जब पूछा जाता है क्या है, तो सीधा याद रखना p/q, q = 0, p/q के रूप में होगा, बट्टा के रूप में होगा, लेकिन बट्टा का हर जो होगा वो 0 नहीं होगा। तो प्रमेय संख्या के अंतर्गत वास्तविक प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं आती है परमेय संख्या के अंतर्गत। ठीक है,
और एक और महत्वपूर्ण चीज बताए थे कि अपरिमेय संख्या का भागफल अशांत होता है। अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है? अशांत होता है। तो इससे भी आप याद रखोगे। और एग्जाम्पल जैसे बता दिए, √2, √3, √5, √6, √7, ये सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन √4 जो कि टूट करके पुनः प्राकृतिक संख्या में आ सकता है, वह अपरिमेय संख्या नहीं होगी, वह परिमेय संख्या का अंतर्गत आ जाता है। ओके।